नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे फिर एक ऐसे विषय पर जो लगभग पिछले 50 दिनों से भारत के राजनीतिक और सामाजिक पटल पर छाया हुआ है। वजह है कॉकरोच जनता पार्टी। अमेरिका में जन्मी ये कॉकरोच जनता पार्टी अब भारत में कह सकते हैं कि 2 दिन पहले तक तो ये था कि आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद भी उसको लेकर बहुत सारी बातें जारी हैं। हाँ, आज हम बात करेंगे सिर्फ अकाउंटेबिलिटी पर, चाहे वो आंदोलनकारियों की अकाउंटेबिलिटी हो, पुलिस की हो, सरकार की हो या मीडिया की। दरअसल गैर जिम्मेदारी कहीं भी नहीं चलेगी। अगर कोई खबर गलत दिखाई जाती तो ये मीडिया की जिम्मेदारी है, और अगर कोई आंदोलनकारी हिंसा करता है तो फिर आंदोलन करने वाले संगठन की जिम्मेदारी कि वो उनको पकड़ के कहे कि ये हिंसक है, इसको गिरफ्तार करें आप। ना कि ये कि साहब जो आंदोलन कर रहा है वो भले हिंसा करे लेकिन आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, उन पर मुकदमे नहीं बना सकते। तो फिर ये कैसा कानून और कैसा संविधान। और अगर सरकार गलती करती है तो फिर मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के, प्रधानमंत्रियों के इस्तीफे होने चाहिए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी की बात है। आज इसी पर बात करेंगे, क्योंकि 2 दिन से ये बात बहुत सुर्खियों में है कि सरकार से समझौता ये हुआ है कि वो आंदोलनकारियों से मुकदमे वापस लेगी और नए मुकदमे दर्ज नहीं करेगी। बेशक दर्ज नहीं होना चाहिए, और अगर हुए तो वापस होना चाहिए, लेकिन अगर वो हिंसा कर रहे थे तो मुकदमे दर्ज होंगे और उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। और अगर वो हिंसा नहीं कर रहे थे तो मुकदमे क्यों दर्ज होने चाहिए, इसी पर बात करेंगे कि हिंसा अगर की है तो मुकदमे क्यों दर्ज नहीं होने चाहिए, और हिंसा नहीं की है तो मुकदमे दर्ज क्यों होने चाहिए। गलती की है तो इस्तीफा होना चाहिए, और गलती नहीं की है तो नहीं होना चाहिए। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे 3 विशेष मेहमान। नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विशेषज्ञ नागेंद्र सिंह परमार जी। नागेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। और फोन लाइन पर जुड़े हैं जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी। जयपुर से जुड़े हैं सामाजिक कार्यकर्ता सूरज सोनी जी, और स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी पत्रकार संदीप पाठक जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नागेंद्र जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? दरअसल इस पूरे मामले का केंद्र दिल्ली है। हालांकि आंदोलनकारियों ने चेतावनी भी दी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि आपके यहाँ भी पेपर बहुत लीक हो रहे हैं, आप भी गंभीरता से लीजिए। तो अब देखना है कि किस मिट्टी के बने हैं आंदोलनकारी और किस मिट्टी के बने योगी आदित्यनाथ। लेकिन जो बात निकल कर आई वो ये कि कल तक जिस जुनैद भाई ने 8-8, 10-10 हज़ार लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया था, दिन में 2 बार 3 बार, जुनैद भाई को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा कि मुझे 6 घंटे रोका, मेरे माता पिता को भी पुलिस ने उठाया। और अब जो छोटी सी जिनकी मोबाइल की दुकान थी, मोबाइल रिपेयरिंग की, उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े हुए। सरकार ये जानना चाहती कि आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो आंदोलनकारियों के पीछे खड़ी हुई है। अगर वो देश की है तो कोई दिक्कत नहीं है, और देश के बाहर की है तो फिर ये भारतीय मामलों में विदेशी दखल है और भारत के भीतर एक बड़ा षड्यंत्र है। आपकी राय नागेंद्र जी? जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? लगता है अभी उनसे संपर्क नहीं हुआ है। संदीप जी, आप ही बताएं कि जो सारा मामला है वो किस ढंग से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, इसमें निश्चित रूप से विदेशी ताकतों का तो हाथ है ही, क्योंकि आंदोलन जिस तरीके से प्लान्ड तरीके से चल रहा है, और बर्बरता वाली जो बात हुई है उसमें निर्दोष लोगों पे जो मतलब चोटें पहुंची हैं, क्षतियां हुई हैं, जो संपत्तियों का नुकसान हुआ है, वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं इतना लंबा अवधि है। कोई भी आंदोलन को यदि इतने लंबे तक चलाया जाता है तो केवल जन आक्रोश या छात्रों का आक्रोश नहीं है, वो इसके पीछे कोई ना कोई ताकतें हैं, और वो ताकतें जो अस्थिरता ला रही हैं इस देश को। मुद्दे की बात यह है कि अगर ये आंदोलन और जिस तरीके से केस वापस लेने की बात हो रही है, या जो बात है वो बिल्कुल, आपने जितनी बात कही वो बिल्कुल अक्षरशः मानने लायक है, और उसमें कहीं कोई टिप्पणी करने की बात नहीं है। मूल बात यह है कि जब तक आंदोलनकारी को इस तरीके से कंट्रोल नहीं किया गया, और यदि ये सब इनकी जो फिरका परस्ती जैसी जो बातें हैं उसको रोकना हर हाल में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी देश, आपने कहा ना, वैश्विक स्तर पे भी और आंतरिक स्तर पे भी हम जूझ रहे हैं, और इतने विषम परिस्थितियों में इस तरीके के मतलब गैर जिम्मेदाराना चीज़ें, और देश की राजधानी से चल रही है। और अब आप यही नहीं, इन लोगों ने अंदर ही अंदर ये ताकतें अंतर्राज्यीय स्तरों पे भी घुसपैठ हो गई है इनकी। तो
तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह इस चीज़ों ने अपना अपना रूप ले लिया है और इसमें हमारी खुफिया तंत्र एजेंसी को इस पर काम करना होगा और एक जनमानस में इस बात का संदेश राजनेताओं से और राजनीतिक इच्छा शक्तियों को इसमें आगे आना होगा, तब जाके इस पर कहीं रोक और सुधार हो की मतलब पकड़ की संभावना है। मेरे साथ अब सभी साथी जुड़ गए हैं। नागेंद्र जी भी, सूरज सोनी जी जयपुर से, और फ़ोन पर हैं हमारे साथ रमेश सिंह जी। नागेंद्र जी, सारा मामला दिल्ली में केंद्रित है, तो आज तो लोकसभा में बहस भी चल रही है, बहुत सारी बातें उसमें हो रही है, लेकिन संसद में तो जो बिल पास होगा वो अपनी जगह है, लेकिन जो दबाव की बात आ रही है निकल कर, कहीं ना कहीं जो संदीप जी कह रहे हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ, देश की चिंता है कि आखिर आंदोलनकारियों के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, उन्हें फंडिंग कौन कर रहा है, ये मूल जड़ है। अगर फंडिंग देश के युवाओं ने की है, देश के लोगों ने की, तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ये फंडिंग अमेरिका से है, बाकी जगह से है, विदेशों से है, तो फिर ये चिंता का विषय है। आंदोलन चिंता का विषय नहीं, वो तो हमारे देश के बच्चे आंदोलन करें, लड़े झगड़ें, वो हमारी अपनी आपस की बात है, लेकिन उनको उकसा कौन रहा है? आपकी राय? मुकदमे वापसी की बात हो रही है, मुकदमे पर दबाव की बात हो रही है, क्या सोचते हैं? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं नागेंद्र जी? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। चलिए मैं लौटता हूँ। आप जी हाँ हाँ, आपकी आवाज आई, बोलिए। हेलो, अब आवाज आ रही है राघवेंद्र जी आ रही, बोले आप। जी जी, एक बार सवाल दोहराएंगे, आप क्या कह रहे हैं? मेरा सवाल है कि विदेशी फंडिंग से अगर आंदोलन है तो चिंता का विषय है और सरकार इसकी जांच पड़ताल कर रही होगी, लेकिन दूसरा सवाल मेरा ये कि अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए। आंदोलन शांतिपूर्ण है, स्वागत योग्य है, आंदोलन में हिंसा हो रही है तो जो हिंसा कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमे वापसी का प्रश्न नहीं आना चाहिए, और मुकदमे अगर दर्ज हुए हैं तो फिर उसका स्वागत भी करना चाहिए कि जो लोग हिंसा कर रहे थे वह हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए थे। इस मामले में आयोजक जो हैं वो आगे बढ़ के आए और सरकार की और कानून की मदद करें कि हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन जो बेकसूर हैं, जिनके खिलाफ बेवजह हिंसा मुकदमे दर्ज किया रहे हैं, उनके मामले में सरकार मुकदमे वापस करे। आपकी राय? क्योंकि मामला जिम्मेदारी का है और वो दो तरफा होती है। जी जी राघवेंद्र जी, देखिए, लोकतंत्र में अपनी बातों के लिए, अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलन करना लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। और भारत जैसा वाइब्रेंट जो लोकतंत्र है, जिस दुनिया में, पूरी दुनिया में बहुत वाइब्रेंट लोकतंत्र माना जाता है, तो वहाँ अपनी आपको बात कहने की आजादी है, गरिमापूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसक तरीके से करने के लिए। लेकिन हमने देखा है ना कि न्याय तो राघवेंद्र जी तराजू की तरह होता है, जिसके दोनों पलड़े बराबर रहना चाहिए। अगर एक पलड़ा भारी है और एक हल्का है तो फिर वो बात नहीं बनती है। जिन छात्रों ने ये अहिंसक आंदोलन किया है अपनी मांगों के लिए, अगर उनपे उसके दौरान किसी तरह के गलत मुकदमे दर्ज हो गए तो उन्हें उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। तो छात्र आंदोलन बंद कर देते, लेकिन इसमें ये तो कतई नहीं हो सकता ना कि ऐसे लोग, इसमें जो उपद्रवी तत्व थे, अराजक तत्व थे, जिन्होंने सुरक्षा बलों पे, आरएएफ पे क्या कहेंगे, पुलिस पे क्या कहेंगे, उनको चोटें, गंभीर, कई जगह गंभीर चोटें पहुंचाई, उनके साथ मारपीट करी है, तो ऐसों पे तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं मुकदमे दर्ज हो गए? और इससे अलग एक और भी बात है, दिल्ली में कुछ पत्रकारों ने, कुछ इंडिविजुअल से मुकदमे किए जिनके साथ बदसलूकी की गई है, हाथापाई की गई है और तरह की मारपीट की गई है, उनको जा सकता है राघवेंद्र जी। लोकतंत्र का मतलब ये तो कतई नहीं है ना कि आपका बचाव किया जाए अगर आप किसी गलती में शामिल नहीं है, लेकिन गलत तत्वों का तो बचाव कतई नहीं होगा। जिन्होंने गलत किया, जो अराजक तत्व है, उनकी पहचान भी होनी चाहिए, पे मुकदमे भी होने चाहिए, मुकदमे चलने भी चाहिए, और अगर सबूत, तथ्य और गवाह पाए जाते हैं तो उनकी सजा भी मिलनी चाहिए उनको करने के लिए। वरना तो देखिए, क्योंकि अहिंसक आंदोलन और मांग मनाने के लिए अपने प्रदर्शन तो लोकतंत्र में चलते ही रहते हैं। अगर आज ये मैसेज गलत जाएगा तो भविष्य के लिए भी गलत मैसेज जाएगा राघवेंद्र जी, हमें इसको इस तरह से भी देखना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। यही है कि जो दिल्ली सरकार ने जो वीडियोग्राफी की है, फेस रिकॉग्निशन की जो एक टीम बनाई थी, उसके हिसाब से 2000 से ज़्यादा अपराधी तत्व उस आंदोलन स्थल पर मौजूद थे। उसमें से 900 से ज़्यादा ऐसे थे जो बहुत गंभीर किस्म के अपराधी थे। तो हमारा प्रश्न यही है कि जिन्होंने हिंसा नहीं की है उनके खिलाफ मुकदमे क्यों होना चाहिए, और जिन्होंने हिंसा की है उनके खिलाफ मुकदमे क्यों दर्ज नहीं होना चाहिए? ये जिम्मेदारी दो तरफा होनी चाहिए। इसी पर हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी भी है। रमेश जी, आपकी राय? क्योंकि बहुत से आंदोलन शांतिपूर्ण होते हैं, लेकिन अगर उससे संपत्ति को नुकसान होता है तो फिर कोर्ट में इस तरह की व्यवस्था भी है कि फिर वो संपत्ति का नुकसान आंदोलन का आह्वान करने वाले संगठन से वसूला जाता है। तो अभी तो वो नौबत नहीं है,
लेकिन बात इस पर है कि संविधान चलेगा, कानून चलेगा या फिर मनमानी चलेगी या अराजकता चलेगी। एक बहुत बड़े नेता है देश के, उनके वो भी आंदोलन कर रहे थे, प्रधानमंत्री निवास के सामने वो लेट गए थे। जब उनकी मांगे सरकार ने पूछी और कहा कि हम आपकी बात मांगे मानने को तैयार है, तो उन्होंने उसमें एक मांग और जोड़ दी। जब उनसे कहा गया कि आपने तो ये मांग नहीं बताई थी इसके पहले, तब उन्होंने कहा कि मेरी मर्जी। तो ये मर्जी और मनमानियाँ थोड़ी बहुत तो चल जाएंगी, लेकिन अराजकता नहीं चलेगी, क्योंकि देश अभी प्रगति के रास्ते पर है। यहाँ सामाजिक शांति है, यहाँ राजनीतिक स्थिरता है, यहाँ औद्योगिक शांति है और देश दुनिया भर के झंझावातों के बावजूद तरक्की के रास्ते पर बढ़ रहा है। रमेश जी, आपकी राय? रमेश सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आ रही आपको आ रही मेरी आवाज? हाँ जी, बोलिए। हाँ, ये पड़ोसी देशों में जो जेनजी का आंदोलन हुआ है उसका एक्सपेरिमेंट था ये जंतर मंतर का आंदोलन। और इस आंदोलन के नतीजों को जो हमारे देश के जो अराजक तत्व है, खासतौर से योगेंद्र यादव जैसे और दूसरे बहुत सारा एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस देश को अराजकता में धकेलना चाहता, तो वो लोगों के लिए एक्सपेरिमेंट था। और इसके जो नतीजे होंगे वो भविष्य के जो आंदोलन, भविष्य की जो सत्ता पलटने की जो साजिशें हैं उसके लिए लीक का काम करेंगे। अगर इस आंदोलन में अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हुई, जैसे कि ये लोग कह रहे हैं जेनजी वाले, तो ये इसका नतीजा ये होगा कि अगला जो आंदोलन है, एक और भी ऐसे चरण आएंगे, उनमें बहुत भारी किस्म के अपराधी तत्वों का, बल्कि पूरी आपराधिक मंडली को लाके और मतलब एक इस तरह की खूनी क्रांति की कोशिश हो सकती है, जिससे देश में बहुत बड़ा खून खराबा हो सकता है। तो सरकार को ये बिल्कुल नहीं, इस शर्त को नहीं मानना चाहिए। अगर देखिए ये अभिजीत टीम ने जिम्मेदारी की शिक्षा मंत्री की, तो वही जिम्मेदारी उनके ऊपर भी लागू होती है कि उनके आंदोलन में अगर कोई अराजक तत्व थे, अपराधी तत्व थे, तो उन पे कार्रवाई हो। ये संवैधानिक जिम्मेदारी उतनी ही है उनके ऊपर भी जितनी भी सरकार की और शिक्षा मंत्री की थी नीट के मुद्दे पर। दूसरी बात, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूं, ये जो सौरभ दास है जिनका भी आप जिक्र कर रहे थे, इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण डेटा अभी लीक हुआ है कि $30 मिलियन इनको नॉर्वे की एक नॉर्वेजियन एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कोऑपरेशन नॉर्वे उसने दिए हैं। इसके बाद इंटरनेशनल क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट इनिशिएटिव, यानी इसका सौरभ दास का इससे न जलवायु से संबंधित है न वन से संबंधित है, इनको $2.5 मिलियन उसने दिए हैं। $9 लाख ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नॉर्वे की है। तो इस तरह की फंडिंग ये इनको हुई है और ये कोई घटी चुकी नहीं है, ऑन रिकॉर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुली ये जानकारी है। तो जब ये खुली जानकारी सौरभ दास की है, तो अभी आपने जुनैद भाई का आप जिक्र कर रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील खड़े हैं, तो ये इनकी जो करोड़ों की फंडिंग आती है, उसी फंडिंग का फायदा सुप्रीम कोर्ट के जो वकील जैसे ये जो अपने कपिल सिब्बल है और ये जो दूसरे अभिषेक मनु सिंह भी है, ये इनकी 30 और 50 लाख की 1 करोड़ की जो फीस है वो इसी तरह लगती है। 10 15 लाख का खाना रोज खिला रहे थे और सरकार ने अगर हिसाब मांगा, इस देश के हर आदमी का हिसाब सरकार लेती। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसीलिए होता है कि आपकी आय कहाँ से आई है, वैध स्रोत से अवैध स्रोत से आपने इनकम टैक्स भरा या नहीं भरा, ये जानकारी लेने का अधिकार सरकार को है। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्यों भग रहा है? क्योंकि इसका मतलब है कि इसमें कहीं गड़बड़ है और ये विदेशी फंडिंग है। रमेश जी, मैं लौटता हूँ। सवाल ये कि अब लोग ये कह रहे हैं, योगेंद्र यादव जी से जैसे लोगों की आपने बात की है, कि अब सत्ता परिवर्तन संसद में चर्चा से नहीं होगा, वो इस बात से भी नहीं होगा कि हम निर्वाचन में जाएं, इलेक्शन में जाएं, अब वो सड़क से होगा। जिस बात की आशंका सब लोग जता रहे थे कि जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो नेपाल में हुआ है, उसी तर्ज पर आपने कहा कि भारत ऐसा है जो अभी उस चपेट में नहीं आया, लेकिन कोशिशें जरूर की जा रही है। आपकी राय सूरज जी? सारा मामला गंभीर भी है, पेपर लीक कांड तो बहुत गंभीर मामला था। हम बार बार कहते हैं कि युवाओं के प्रति हमारी सद्भावना, जो छात्र हैं उनके प्रति सद्भावना, लेकिन जो हिंसा कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, एक शासन अध्यक्ष को गाली दे रहे हैं, अगर ये गाली बकना जुर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये जुर्म है तो उन पर भी मुकदमे होने चाहिए। जिन्होंने ऑन कैमरा गाली दी है, पोस्टर बैनर लगाए हैं, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है जिम्मेदारी पर, उनके विभाग से पेपर लीक हुए थे, तो फिर
आंदोलनकारियों के साथ जो भीड़ है, अगर वो हिंसा करती है तो उस पर भी बातचीत होनी चाहिए। आपकी राय? छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है और छात्र अपनी कोई जायज मांग रखते हैं तो बढ़िया है। लोकतंत्र का आंदोलन और ये जो सब चीजें सत्याग्रह है, ये आभूषण होता है राजतंत्र की और लोकतंत्र की बहुत खूबसूरती होती है। लेकिन इस खूबसूरती को जो मोड़ दिया गया, रंग दिए गए कॉकरोचों के द्वारा, और उन कॉकरोचों के साथ में बिच्छू और सांप भी आए। आप ये देखिए कि दिल्ली पुलिस ने भी चिन्हित किए कि 2873 अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग थे वो इस आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाई, न सिर्फ बसों को तोड़ा, गाड़ियों को तोड़ा, लाइटों को तोड़ा, खंभों को तोड़ा, बल्कि पुलिस वक्त के जो कर्मी थे वहां मौजूद थे, जो उनकी सुरक्षा में तैनात थे, उनके ऊपर प्राण घातक हमले किए, जानलेवा हमले किए, पत्थरों से सिर फोड़ दिए गए, बड़े बड़े सरियों से, डंडों से हमला किया गया। और उनके अंदर भी गंभीर बात यह है कि एक दो 5 लोग ऐसे थे जिनके ऊपर पहले से हत्या के प्रयास के मामले दर्ज है, हत्या के मामले दर्ज है। 61 लोग ऐसे हैं जो रेप के उनके मुकदमे दर्ज है। 8 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ पॉक्सो की कार्रवाई चल रही है। और इसके अलावा 480 लोग ऐसे हैं जिन पे चोरी, डकैती और राजनीति के मुकदमे दर्ज है। तो इस तरह के लोग आकर के आंदोलन कर रहे हैं और मुझे ताज्जुब होता है कि विपक्ष के जो नेता राहुल गांधी बता रहे हैं कि छात्रों को बेवजह फंसाए जा रहे हैं, उनके मुकदमे चलाए जा रहे हैं, प्रियंका गांधी के आंसू आ जाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये वैसे ही आंसू है जैसे उनकी माता जी के बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान जो आतंकवादी थे उसके मरने का आंसू उनकी आंखों में चलके थे। मुझे लगता है कि आज उनकी बेटी और बेटे को भी कुछ इस बात का हो रहा है कि वे जो अपराधी थे वो पुलिस वालों के गले छीन लेते, गोलियां चला देते, और वो सब मिलकर भी कहीं न कहीं उनकी ये भी अपेक्षा रही होगी कि वो प्रधानमंत्री निवास में घुस जाते, वहां पे जो बिस्तर पहन के नेपाल में दिखाया था, बांग्लादेश में दिखाया था, वहां की कुर्सियां उठा करके ले जा रहे हैं, राष्ट्रपति भवन में घुस जाते। तो कहीं न कहीं उनकी जो ये इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि भी लड़ाई से उनके जो सिपहसार थे योगेंद्र यादव, उनके मुंह से निकला है राघवेंद्र जी कि ये लड़ाई जो है वो सड़क से ही होगा तय। आपको देश का जो भविष्य है वो सड़क से तय होगा। कुर्सी की लड़ाई अब जो है वो चुनाव के दौर से वो नहीं रहना चाहते हैं और उसकी बेसब्री में उन्होंने वो सब दिखा दिया इस देश के लोगों को कि पूरा जेएनजी बदनाम हुआ है। और आप देखिए जिस तरह की वो जो बच्चियां थी वो वहाँ पे अश्लील गालियां दे रही थी और आज उनके खिलाफ पूरा उनके गली मोहल्ले के पूरे भारत में लोगों को कराया हुई थी। लेकिन अफसोस ये है कि एक जवान, न राहुल गांधी की, न प्रियंका गांधी की, न उनके जो है के सी वेणुगोपाल की, किसी के मुंह से नहीं निकला कि ये गलत था, बल्कि वो तो ये कह रहे हैं कि आप मैं लौटता हूं आपके पास। ये भी गंभीर मामला है कि अगर कोई राहुल गांधी को अपशब्द कहे गलत है, लेकिन प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे तो वो भी गलत है। और इस बात की आलोचना सदन के भीतर और बाहर सबको मिलकर करनी चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन भाषा की जो मर्यादा वो होनी चाहिए। चाहे वो आंदोलनकारी हमारे बच्चे हैं पाठक जी, हम बार बार कह रहे हैं कि हम पूरा देश बच्चों के साथ है, लेकिन अगर घर का बच्चा कभी बिगड़ जाता है तो उसके घर के मुखिया, माता पिता उसको डांटते भी हैं, समझाते भी हैं। ऐसा नहीं कि उसको फिर आगे बढ़ाते कि नहीं ठीक किया तुमने। एक पुरानी कहानी सबने पढ़ी होगी बचपन में कि एक माँ अपने बच्चे को जब वो स्कूल से लौटता था तो वो स्लेट और कागज़ पेन चुरा के लाता था। माँ ने उसको कभी नहीं डांटा। वो बड़ी क्लास में गया तो वो और चीज़ें चुरा के लाने लगा। जब ज़्यादा बड़ा हुआ तो उसने बाहर चोरी करना शुरू कर दिया और वो एक दिन जेल में बंद हो गया। जब उसकी माँ मिलने गई उससे तो उसने माँ से कहा कि माँ अगर तुमने बचपन में मुझको रोक दिया होता तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता कि तुमको देखने के लिए जेल में आना पड़ता। तो अगर ये हमारे बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो सबको मिलकर, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, मीडिया, उनको समझाएं कि आप गलत कर रहे हैं। अगर आप उनको प्रमोट करेंगे तो कल के दिन वो बड़ी गलती करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारे आंदोलन के बीच में जो सबसे कड़वी बात है वो ये कि जिस ढंग से, हालांकि वो कुछ फीसदी लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन उन्होंने पूरे आंदोलन को बदनाम कर दिया, उसके साख पर बट्टा लगा दिया। आपकी राय? देखिए, बच्चे बहुत परीक्षार्थी थे और एक बड़ी एग्ज़ाम को पास करने के लिए उनकी तैयारियां थी। तो ये कहना बिल्कुल लाजमी नहीं लगता है कि बच्चे आंदोलनकारी थे। मुझे लगता है कि बच्चों ने तो अपनी मेहनत करी, उनको तो दुखी थे वो कि ये पेपर लीक हुआ, वो नहीं दे पाए। नहीं, आंदोलन करना कोई बुरी बात नहीं, आंदोलनकारी थे तो थे, उसमें क्या दिक्कत है? आंदोलन का हिंसक नहीं होना चाहिए। संवाद और विवाद और आंदोलन, एक विरोध प्रदर्शन एक अलग चीज है जी। ये जो आक्रोश जिस तरीके का भड़काया गया है
और जो हिंसा हुई है और जिस तरीके की पुलिस, और बाद में देखिए हर तरीके से मतलब दिग्भ्रमित किया गया सब तरफ से कि एक तरफ सुरक्षाकर्मी घायल हैं, बच्चे भी मतलब इंजर्ड हैं, और बाद में पता चला जांचों में कि वहाँ पे अलग ताकतें काम कर रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ों में सरकार की को कहीं ना कहीं गंभीरता से तो सरकार लेगी ही, लेकिन इसमें एक इन्वेस्टिगेशन की बात ये है कि ये सब चीज़ें इतने आगे तक कैसे बढ़ गई। आज आप देखिए कि अंदर के राज्यों तक, आप देखिए सीमांत तक कई राज्यों में ये आंदोलन पहुंच गया है, और एक जरा सी पार्टी जो जिसको फंडिंग बाहर से हो रही है और वो इतनी उग्र हो गई और उसका प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि मतलब आज मतलब संभले नहीं संभल रहा है, और अब उनकी डिमांड पर डिमांड आ रही है। तो बच्चे तो आज फिर पढ़ाई करने में लगेंगे, बच्चों की डिमांड अपनी पढ़ाई और अपने कैरियर पे है जी। और उस कैरियर से हट के इतर बात चल रही है। ये पूरे देश को अस्थिर कर रही है, और जो हमारी भविष्य की पीढ़ी है जिससे पूरे देश का भविष्य निर्भर है, हम लोग उसको नहीं संभाल पा रहे हैं, तो इससे अल्टीमेटली देश को नुकसान होगा और देश हारेगा। देखिए, हम नहीं संभाल पा रहे हैं, ये तो अपनी जगह है। सरकार को चाहिए कि वो अपने सिस्टम को संभाले, और बच्चे नहीं संभाल पा रहे हैं तो ये माता पिताओं की भी जिम्मेदारी कि वो अपने बच्चों को संभालें, और अगर वो नहीं संभलेंगे तो फिर पुलिस संभालेगी। तो जाहिर सी बात है कि जब पुलिस संभालेगी तो दिक्कत आएगी, क्योंकि पुलिस गुलाब का फूल नहीं देगी आपको। वो तो अगर आप हिंसा कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, तो फिर वो डंडे ही वहाँ मिलेंगे आपको। आप ये कल्पना मत करिए कि फिर डंडे नहीं मिले। अगर आप पुलिस की गाड़ी को आग लगाएंगे, अगर आप हिंसा करेंगे, तो फिर यही दिक्कत है। लेकिन नागेंद्र जी, दिक्कत यह कि पुलिस और सरकार सैंडविच हो जाती है। अगर वो रोकने की कोशिश करती तो वो सरकार सख्ती कर रही है, अगर उसने उदारता बरती तो फिर ऐसा क्यों कर दिया उसने। ये नहीं हो सकता कि आप हंस भी लें और गाल भी फुला लें। सख्त होना पड़ेगा। अगर कोई नियम तोड़ रहा है तो फिर वो कोई भी हो, चाहे वो छात्र हो चाहे गुंडे हो, उनके खिलाफ सख्ती होगी। और अगर वो हिंसा नहीं कर रहे हैं तो सख्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बहुत छोटी टिप्पणी। धर्मेंद्र की आदर्श स्थिति तो यही है, क्योंकि देखिए देश को चलाने का कामकाज है कि देश कैसे चलेगा, देश की व्यवस्थाएं कैसे चलेगी, ये सारा जुम्मा सरकार के ऊपर होता है और सरकार की ही ये ड्यूटी होती है। तो इसमें तो सीधे तौर पे बस ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई निर्दोष छात्र है, कोई पढ़ने लिखने वाला है, जिसने कोई हिंसा नहीं करी, जिसने कोई उपद्रव नहीं किया, सिर्फ वो प्रदर्शन में अपनी व्यवस्था की खामियों को लेकर, मान शिक्षा व्यवस्था में जो दोस्त के चलते खिन्न होके वो गया है प्रदर्शन में, और वहां उस पर कोई झूठा मुकदमा लिख दिया गया है कि किसी तरह फंस गया, तो वो फंसना नहीं चाहिए, उससे निकल आ जाना चाहिए अगर उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है किसी तरह का अपराध। लेकिन उसमें अपराधी तत्व जो शामिल हो गए थे, जो अराजक तत्व शामिल हो गए थे, उनका तो दोष अगर सिद्ध हो रहा है तो उन पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। और कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? और राघवेंद्र जी, बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक ये आंदोलन हुआ, इतने बड़े पैमाने पे लोग इसमें आए, तो आईबी को, सीआईडी को सचेत होने की जरूरत नहीं है क्या? बहुत सचेत की जरूरत है कि देश की राजधानी में हुए प्रदर्शन में 2-2.5 हजार ऐसे अराजक तत्व पहुंच गए जिनके ऊपर संगीन हीनियस क्राइम तक के थे, ऐसे लोगों के नाम आ रहे। नागेंद्र जी, सबसे दोषी उन पे अपराध। सबसे खास बात तो यही है कि अब आंदोलनकारी ये डिमांड करें कि मुकदमे वापस लिए जाएं। जिन्होंने हिंसा की उस पर कैसे मुकदमे वापस हो सकते हैं? पाठक जी भी यही सवाल कर रहे हैं, मैं भी यही कर रहा हूं कि अगर हिंसा हुई है तो फिर ये डिमांड गलत है कि आप उन पर मुकदमे दर्ज मत करिए। भाई, अभिजीत दिप के ऊपर मुकदमा नहीं है, सौरभ दास पर मुकदमा नहीं है, लेकिन जो हिंसा कर रहा है उस पर तो होगा ना। अगर हिंसा करने वाले को छोड़ देंगे तो कल के दिन लोग सवाल करेंगे कि सरकार क्या कर रही थी, जो हिंसा कर रही है उनको भी छोड़ रही है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके बीच में प्रशासन दब जाता है, और इसी पर हमारी राय है कि जो गड़बड़ कर रहा है उस पर कार्रवाई हो। रमेश जी, आपकी राय बहुत छोटी सी। इस आंदोलन को जो हुआ है, इससे ये उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट था ये, और इसके नतीजों का विश्लेषण करके इस देश में व्यापक रूप में इस प्रक्रिया को और प्रारंभ करेंगे। मतलब ये तख्ता पलट का जो प्रोग्राम विदेशी शक्तियों का शुरू हो चुका है, इस पर काम होगा। सरकार को कोई ढील नहीं देनी चाहिए, और सरकार को देश में एक समानांतर एक ऐसी काउंटर स्ट्रेटेजी फोर्स तैयार करनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, जो इस किस्म की जब अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसके सामने खड़े हो सके। मैंने ये देखा सोशल मीडिया पे कि एक बहुत बड़ा वर्ग है युवाओं का जो सक्रिय हो रहा है, और जो इस घटना के बाद से आहत है और इसके बाद से वो अपनी जिम्मेदारी मानते हुए सक्रिय हो रहा है, जिस किस्म की प्रोसेस के विरुद्ध वो काम करें। देखिए रमेश जी, दो तरह की चीजें हैं, दो फोर्सेज हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक हिंसा करने वाली, एक हिंसा को रोकने वाली। तो दोनों फोर्सेस काम कर रही है। जो फोर्स ताकतवर होगी वो हावी हो जाएगी। सूरज जी, सवाल यही है कि सब लोग अपने दायित्व के साथ काम करें,
अकाउंटेबिलिटी सबकी है और अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ कोई ना जाए, ना आंदोलनकारी जाए और ना सरकार जाए। आपकी छोटी टिप्पणी। देखिए राघवेंद्र जी, ये देश सबका है। जितना क्लेम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सरकार करती है, उतना क्लेम मैं भी करता हूँ। मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरे पैसे से ये सरकारी संपत्ति बनी है और इनको तोड़ने का, इनको चोट पहुंचाने का, सुरक्षा कर्मियों पे प्राण घातक का हमला करने का अधिकार किसी को नहीं है। इनके पक्ष में किसी को नहीं खड़ा होना चाहिए। जो करे तो बड़े के सिद्धांत को चलते हुए जो छात्र है उनके साथ नरमी हो सकती है, लेकिन जो अपराधी तत्व है, जिन लोगों ने देश के अंदर इतने भयंकर जो है अपराध किए हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये मैसेज भी उसके सामने जाना चाहिए। सूरज जी, जितने भी अपराधी है वो लेकर के फिर आएंगे और इसी तरह से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। प्रियंका गांधी और राहुल वाड्रा जो है उनके पक्ष में जाकर के आंसू बहाएंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन सरकार को उनकी परवाह नहीं करते हुए सवाल यही है सूरज जी कि अगर हिंसा करते हुए वीडियोग्राफ हैं, हिंसा करते हुए है तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। मैं छोटी सी 2-3 लाइन में बोलूंगा। उत्तर प्रदेश में भी शुरुआत में हिंसा हुई थी जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। उन्होंने हिंसा करने वाले के फोटो लगा दिए, लोग उसके खिलाफ हाईकोर्ट चले गए कि साहब अभी तो हम कोर्ट से आरोपी या हिंसा करने वाले साबित नहीं हुए और सरकार ने हमारे फोटो लगाकर हमारा एक तरह से प्रतिष्ठा को गिराया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने तो सिर्फ फोटो लगाए कि जो हिंसा कर रहा है उसको देख लीजिए आप। बाद में वो विधानसभा में कानून भी लेकर आए, लेकिन उन्होंने हिंसा करने वाले के फोटो नहीं हटाए और बाद में हिंसा करने वालों से उन्होंने जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई की। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ सख्ती की जरूरत है। हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्ती की जरूरत है, सरकार पीछे ना हटे और सरकार में भी अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। गलती हो तो फिर मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, किसी का भी हो, इस्तीफा होना चाहिए। और यही बात प्रतिपक्ष पर भी लागू होती है। जहां प्रतिपक्ष की सरकारें हैं जिन राज्यों में, वहां भी पेपर लीक हुए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में उन राज्यों में, चाहे वो कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, यहाँ पर भी शिक्षा मंत्रियों के इस्तीफे मांगे जाएंगे या उनको अपने आप ही देना चाहिए। तो कुल मिलाकर सरकार या आंदोलनकारी किसकी है जिम्मेदारी? जिम्मेदारी का बोझ हम कराने की बात कर रहे हैं। तो मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। पाठक जी आपका साधुवाद, सूरज जी आपका बहुत धन्यवाद, नागेंद्र जी और रमेश जी आपका भी साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में आज इतना ही। बंदे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।